जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्ज़ाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर में पेपर 2 पढ़ते हैं। पेपर टू में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। हम बताए हुए थे पेपर 2 का आपको लगभग 40 क्वेश्चन बताएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पेपर 2 का पूरा तैयारी हो जाएगा, यानी फुल प्रिपरेशन आपका पेपर 2 का हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है जिसमें आप कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम 24 क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का आप लोग का तैयारी रहेगा उतना अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे, जो कि है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डालें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 पे चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, ये क्वेश्चन आपके आने वाले बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। पूछा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डालें। तो ये शिक्षा जो है वह गुणवत्तापूर्ण कैसे हो, उस पे जो है प्रकाश डालना है। तो आइए इसको हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता को परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है। जब हम अपने सभी अधिकताओं के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करते हैं तो इस संप्रत्यय को अच्छी तरह समझना आवश्यक है। कि मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यदि समझना चाहते हैं तो संप्रत्यय मतलब इसकी जो है हर एक पहलू को समझने की आवश्यकता है। देखिए, अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु मूलभूत आवश्यकता क्या है? क्या इसका तात्पर्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना है, अथवा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार दिलाना है? इन सभी पॉइंटों को, इन सभी पहलुओं को आपको समझना होगा। देखिए, सबके लिए शिक्षा ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2005 के अनुसार गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु 2 सैद्धांतिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला सीखने वाले को संज्ञानात्मक विकास को लक्ष्य बनाना हर शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा जो सिद्धांत है, इस बात पर बल देता है कि शिक्षा की भूमिका का निर्धारण उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकों में मूल्यों का, आइए आगे देखते हैं, मूल्यों एवं अभिवृद्धि का विकास एवं उनके सृजनात्मक एवं संवेदनात्मक विकास पर बल देने के संदर्भ में होना चाहिए। पहला तो है कि आप उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से कोई भी नई चीज़ों को, ऐसा नहीं कि रटा रटा करके सिखाना चाहिए, उसको समझा के सिखाना चाहिए। दूसरा है कि इसका विकास जो है सृजनात्मक और संवेदनात्मक विकास पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। देखिए, गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि बच्चे कितना और कितनी अच्छी तरह से अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास हेतु सीख पाते हैं। देखिए, डाकर में आयोजित शिक्षा सम्मेलन 2000 जो डाकर में जो आयोजित हुई थी शिक्षा सम्मेलन 2000 ईस्वी में भी शिक्षण शास्त्रीय पद्धति के विकास पर बल दिया गया है, क्योंकि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया द्वारा है। देखिए, शिक्षण जो है आप किसी को सिखाते हैं, वह अधिगम अधिगम मतलब होता है कि सीखना ही होता है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ को सीखना, वही एक प्रक्रिया है। देखिए, पाठ्यक्रम को जीवन बनाया जा सकता है, जिससे कक्षा में क्या पढ़ाया गया है इसके गुणवत्ता का निर्धारण होता है। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कुछ आयामों की आवश्यकता है, जिन्हें 6As कहते हैं का नाम दिया जा सकता है। ये आयाम या तत्व निम्नलिखित हैं। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या गुणवत्तापूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट जो तत्व होते हैं या पॉइंट होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है आकलन, यानी असेसमेंट। इंग्लिश में असेसमेंट या आकलन। देखिए, शिक्षा व्यवस्था का निरंतर आकलन करने से शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधारने में मदद मिलती है।
वे देश जो अपनी शिक्षा व्यवस्था का स्तर बनाए रखना नहीं चाहते हैं उन्हें उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में या सुधार करने में कठिनाई होती है। जो देश जो है, कोई भी देश जो है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को देना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत कठिनाई देखने मिलती है। देखिए, इस क्षेत्र में सफलता का एक उदाहरण जॉर्डन देश से लिया जा सकता है, जहां आकलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय परीक्षणों का प्रयोग एवं प्रतिपुष्टि के प्रयोग में अभूतपूर्व सफलता मिली हो। तो जॉर्डन देश है जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए परीक्षणों और प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी। ये क्या होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए? देखिए, स्कूलों में सुधार हेतु गुणवत्ता सुधार आवश्यक है। इसका तात्पर्य विद्यालयों को संसाधनों के प्रयोग हेतु स्वायत्तता देने से है, ताकि वे अपने विद्यालय को प्रतिद्वंद्वीपूर्ण तरीके से सुधार सके। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, जापान एवं कोरिया 5 ऐसे देश हैं जहां विज्ञान में छात्रों की निष्पादन क्षमता औसत से जो है ऊंची है तथा उनकी निष्पादन क्षमता पर छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर का औसत से कम प्रभाव पड़ता है। स्वायत्तता की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को बदलने हेतु बढ़ती हुई स्वायत्तता के साथ साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाह में भी वृद्धि हो रही है। यदि है तो इस दिशा में स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा है जवाबदेही, जो भी इम्पोर्टेंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में। देखिए, जवाबदेही, देखिए जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि स्वायत्तता एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है। जवाबदेही कार्य एवं शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अंतर्गत अच्छी शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारियों, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्रों की सामुदायिक सहभागिता पर निर्भर कर दिया जाता है तथा उन्हें संसाधनों के दोहन एवं स्कूली क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व सौंप दिए जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि विद्यालय के जो अधिकारी होते हैं और वहाँ के जो टीचर होते हैं उन्हीं पे ये चीज़ की जो है जवाबदेही थोप दिया जाता है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए देखिए, एक स्वायत्तता पर आधारित संरचना में विद्यालय के प्रधानाचार्य वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु जवाबदेह होते हैं। इसी प्रकार विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिभावकों एवं स्थानीय अधिकारियों के प्रति अपने विद्यालय में अधिगम वातावरण में सुधार करने एवं वांछित परिणाम देने हेतु उत्तरदायी होते हैं। देखिए, वास्तव में जवाबदेही की संकल्पना पर आधारित प्रणाली सरकार पर से निर्णय शक्ति का अधिकार हटाकर समुदाय की ओर मोड़ देती है, जिसका प्रतिनिधित्व स्कूल के प्रशासनिक अधिकारियों जो बोर्ड में होते हैं, जिसमें शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के सदस्य भी शामिल होते हैं, के पास चला जाता है। आइए आगे देखते हैं। चौथा है शिक्षक पर ध्यान यानी अटेंशन टू टीचर। देखिए, विश्व स्तरीय अध्ययन यह बताते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में मूल्यों को भी शामिल कर लेता है। मतलब एक अच्छा टीचर जो है अधिगम सीखने की प्रक्रिया में जो है कुछ नेतृत्व या नैतिक मूल्यों को भी जो है शिक्षण में शामिल कर लेता है। देखिए आगे, छात्रों के अधिगम परिणामों को प्रभावी बनाता है। छात्रों के अच्छे निष्पादन परिणाम देखने वाले विद्यालय शिक्षकों का चुनाव भी कई स्तरों पर करते हैं। यह स्क्रीनिंग उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक कौशल एवं प्रतिभाएं क्या है। वे सेवाकालीन प्रशिक्षण शिक्षकों को अपने कौशलों को बनाए रखने में मदद करता है। अतः वे शिक्षक की शिक्षण प्रभाविता को बढ़ाने हेतु सभी उपायों पर ध्यान देते हैं। पांचवा है पूर्व बाल्यकाल पर ध्यान। देखिए, पूर्व बाल्यकाल विकास पर ध्यान। देखिए, पूर्व बाल्यकाल विकास जिसे इंग्लिश में ECD भी कहते हैं, संभवतः सबसे प्रभावी शैक्षिक निवेश है। अनुभविक आंकड़े बनाते हैं
कि गुणवत्ता युक्त पूर्व बाल्यकाल कार्यक्रम शैक्षिक सफलता को बढ़ाते हैं। जमाइका में किए गए अध्ययन के अनुसार प्रयोगात्मक समूह में रखे गए वे बच्चे जिनकी माताओं को बाल्यकाल के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के संज्ञानात्मक, भौतिक एवं संवेदनात्मक विकास हेतु ज्ञान दिया गया था कि शैक्षिक उपलब्धि में 42% अधिकता उन बच्चे की तुलना में देखी गई जिनकी माताओं को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई। छठा है संस्कृति पर ध्यान, पर से ध्यान। देखिए, संस्कृति शिक्षा की गुणवत्ता का एक अहम हिस्सा है, परंतु इससे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। पाठ्यक्रम की भाषा के रूप में मातृभाषा का प्रयोग कई देशों में विवादित विषय रहा है। कुछ लोगों के लिए यह मुद्दा राजनीति से जुड़ा है, तो कुछ के लिए इसे धार्मिक मूल्यों से जोड़ा गया है और शेष कुछ लोगों के लिए यह बहस या विरोध का मुद्दा भर है। कई देशों में बड़ी संख्या में छात्र घर पर भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि वे विद्यालय जो छात्रों के अधिगम हेतु मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ छात्रों की उपस्थिति प्रतिशत एवं विकास दर अधिक होती है और अपव्यय एवं अवरोधन में कमी आती है। छात्र अपनी मातृभाषा द्वारा ही बेहतर सीख सकते हैं, अतः पहले उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए एवं तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान कराया जाना चाहिए। देखिए आगे, देखिए उपयुक्त विवेचना के संदर्भ में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ है बच्चों द्वारा बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोदैहिक क्षेत्र की विभिन्न दक्षताओं को अर्जित करना। बच्चों की अधिगम संपत्ति के रूप में निम्नलिखित दक्षताएं हो सकती है। क्या क्या हो सकती है उसको देखते हैं। पहला है कि बच्चे या विद्यार्थी विश्लेषणात्मक शैली में पढ़ना एवं लिखना सीख जाते हैं। दूसरा है उनमें तार्किक दक्षताएं विकसित हो जाती है, मतलब सोचने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। उनमें पारंपरिक संवाद एवं विचारों के आदान प्रदान की उत्कृष्ट क्षमता विकसित हो जाती है। वे जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करना सीख जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की रूपरेखा निम्नांकित क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती है। इन्हें गुणवत्ता के सूचक भी कहा जाता है। क्या क्या? देखिए, भौतिक संसाधन, प्रक्रिया, मानव संसाधन, विषय वस्तु और तकनीक, ये सब जो है गुणवत्ता का सूचक के रूप में आप इसे कहा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए उपयुक्त 5 स्तंभों जो ऊपर हम बताएं, भौतिक संसाधन, प्रक्रिया, मानव संसाधन, विषय वस्तु और तकनीक, ये जो 5 स्तंभों पर आधारित समग्र एवं व्यापक गतिविधियों से युक्त एक योजना बनाने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा अध्यापक केंद्रित होने के स्थान पर बल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित होगी, जिससे बच्चों की शिक्षा खुशी खुशी एवं तनावयुक्त वातावरण में जो है होगी। प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु विस्तृत गुणवत्ता आधारित योजना बनाई गई थी, जिससे समग्र रूप से गुणवत्ता मानकों को सशक्त बनाया जा सके, जैसे अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम संप्रति, न्यूनतम आवश्यक परिस्थितियां, नवीन पाठ्यचर्या एवं TLM के आधार पर विषय वस्तु में कामियां, मूल्यांकन प्रणाली, अध्यापक प्रभाविता, शैक्षिक समर्थन एवं अनुसरण प्रणाली, समुदाय एवं समाज की भागीदारी, ताकि बच्चों की सीख स्तर में वृद्धि दर्ज की जा सके। मुख्य तौर पे जो है कक्ष मुख्य जोड़ या तौर कह सकते हैं, कक्षा या कक्ष में बदलाव लाना है। देखिए आगे, देखिए, जिससे बच्चों को सीखना एवं उसे जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश शासन भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु संकल्पबद्ध है। विस्तृत गुणवत्ता युक्त शिक्षा योजना 2010-11 का प्रारूप बनाने के पूर्व भी विविध प्रकार के शिक्षण उपलब्धि मानकों जैसे DISE, आंकड़े, QMT, व्याख्या, समाधान, आख्या एवं
NCERT शिक्षण उपलब्धि सर्वेक्षण आख्या आदि का विशद विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण से अधिगम समस्या एवं खामियां एवं अधिगम स्तर की प्रवृत्तियां चिन्हित करने में सुलभता हुई। अधिगम संबंधी खामियों को चिन्हित करने के उपरांत सरकार की यह भी कोशिश रही है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्राथमिकता के साथ समझते हुए उसका सुनिश्चित तरीके से उपयुक्त रणनीतियों के तहत समाधान भी किया जा सके। देखिए, राष्ट्रीय रिपोर्ट कक्षा 5 में अधिगम उपलब्धि कैसे हुई है उसको देखते हैं। देखिए, बच्चों के अधिगम संप्रति को ज्ञात करने हेतु वर्ष 2007-08 में मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण वर्ष 2002 में किए गए आधारभूत सर्वेक्षण यानी बेसलाइन सर्वे के आधार पर प्राप्त उन्नति को भी दर्शाता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कक्षा 1 के बच्चों के पर्यावरण अध्ययन, गणित एवं भाषा की उपलब्धि स्तर का अध्ययन एवं इसकी तुलना बेसलाइन से करना था। प्रादेशिक स्तर पर आधारभूत एवं मध्यावधि औसत उपलब्धि की तुलनात्मक तालिका जो है निम्नवत है। देखिए आगे, देखिए दूसरा है विद्यार्थी उपलब्धि गुणवत्ता अनुश्रवण प्रारूप 3। शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि एवं मूल्यांकन हेतु NCERT द्वारा QMT विकसित किया गया। देखिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को देने के लिए जो है NCERT जो है वह QMT जो है यह विकसित किया गया। राज्य स्तरीय एवं डायर BRCNPRC स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में BRC या NPRC समन्वयकों के साथ उपरोक्त सभी प्रारूपों पर चर्चा की जा चुकी है। देखिए, विद्यार्थी उपलब्धि संबंधी आंकड़े बताते हैं कि गत वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप बच्चों के अधिगम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कक्षा 5 में भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण एवं मिडलाइन मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना से भी स्पष्ट है कि देश के अन्य प्रदेशों के समान उत्तर प्रदेश ने गुणात्मक वृद्धि की है तथा मिडलाइन मूल्यांकन सर्वेक्षण में प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? उत्तर प्रदेश को। देखिए, इन परिस्थितियों में गुणवत्ता संबंधी सभी प्रयासों जिसमें विद्यालय अनुदान, अध्यापक प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, उपचारात्मक शिक्षण, BRC अनुदान, IEMS एवं LEP शामिल है को गुणवत्ता संवर्धन योजना के निम्न प्रारूप में समेकित किया गया है, जो बच्चों की भागीदारी एवं अधिगम स्तर में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्या क्या करेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले है भौतिक संसाधन। 5 स्तंभ बताए हुए थे, 5वां स्तंभ को देखते हैं। पहला है भौतिक संसाधन यानी फिजिकल रिसोर्सेज। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता हेतु विद्यालय अनुदान का आदेश विद्यालय को स्वच्छ, हरा भरा एवं आकर्षक बनाने में किया जाए ताकि बच्चे सहज और तनाव मुक्त महसूस कर सके। विद्यालय को जो है स्वच्छ, हरा भरा बनाया जा सके और आकर्षक बनाया जाए ताकि बच्चा वहाँ जाए तो तनाव मुक्त या सहज महसूस कर सके। इसी उद्देश्य हेतु शिक्षण अधिगम संदर्शिका विकसित कर इसे सभी विद्यालयों में वितरित किया जाना चाहिए तथा विद्यालय गतिविधियों को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर शिक्षण को सार्थक करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों का विद्युतीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। दूसरा है प्रक्रिया यानी प्रोसेस। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कक्षा 1 एवं 2 के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं अंकीय कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से LEP के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में प्रारंभिक पठन कौशल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापक अनुदान एवं MEMS यानी REMS में उपलब्ध वित्तीय संसाधन LEP में एकीकृत कर दिए गए हैं। पढ़ने के तरीकों हेतु अध्यापक प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय
सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण मद से लिया गया हो। कक्षा 1 एवं 2 में रीडिंग कार्य हेतु वाले पेंटिंग एवं TLM का एक तरह से ये जो है जितना भी शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं ये सब गुणवत्ता युक्त शिक्षा को आगे ले जाने के लिए ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। काव्य शिक्षक अनुदान मद से लिया गया है। पर्यावरण निर्माण, पुस्तक मेला, कहानी लेखन एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण संबंधी व्यय REM मद से वहन किया जाएगा। प्रदेश शासन द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन हेतु बच्चों में जो है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, बच्चों के यूनिट टेस्ट की योजना क्रियान्वित की गई है। राज्य CCE को सही अर्थों में क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। नवीन मूल्यांकन रणनीति के प्रयोग हेतु अध्यापक प्रशिक्षण मद में संभावित व्यय को बजट प्रस्तावित किया जा चुका है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बोर्ड परीक्षा समाप्त करने का शासनादेश निर्गत हो चुका है। प्रारंभिक स्तर पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पूर्व कक्षा में रोके जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि प्रारंभिक कक्षा में यदि कोई भी लड़का उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण हुआ है तो आगे जाने से जो है नहीं रोका जा सकता है, तथा शीघ्र ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति विकसित करने की योजना है। देखिए आगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कॉर्नर की स्थापना की अनुशंसा की गई है। विज्ञान शिक्षण हेतु अभ्यास एवं प्रयोग संबंधी अवधारणाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित किया गया है। वर्तमान समय में विज्ञान की नवीन शिक्षण पद्धति जो अनुभव, प्रयोग या अन्वेषण एवं कक्षा में शिक्षण विद्यार्थी संवाद पर आधारित है को प्रोत्साहित किया गया है गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए। देखिए, तीसरा पॉइंट है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण अध्यापकों एवं BRC एवं NPRC समन्वयकों की क्षमता निर्माण हेतु प्रदेश, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला एवं परिचर्चाएं आयोजित की गई, जिसमें शिक्षण की सृजनात्मक प्रणाली को ध्यान में रखा गया। इस ज्ञान का उपयोग शिक्षक बच्चों को कक्षा के अंदर एवं बाहर की गतिविधियों एवं जीवन के अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान के सृजन में कर सकते हैं। चौथा है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। इसको देखते हैं। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धक हेतु NCF 2005 के प्रकाशन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को संशोधित कर दिया गया है तथा इसमें यांत्रिक रटंत अधिगम के स्थान पर विद्यार्थी केंद्रित अधिगम को महत्व दिया गया है। इसके पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक विकास एवं अभ्यास पुस्तकों में गुणवत्ता संबंधी आयामों में परिवर्तन हुआ है, जिससे गुणवत्ता प्रधान संशोधन प्रक्रिया और गहन हो जाएगी। वर्ष 2010-11 में कक्षा 1 से 2 के लिए भाषा एवं गणित की संशोधित गतिविधियां एवं अभ्यास पुस्तिकाएं एवं कक्षा 7-8 हेतु विज्ञान एवं गणित की गतिविधि हेतु सामग्री वितरित की गई ताकि सक्रिय अधिगम हेतु अधिक अवसर दिए जा सके। NCERT द्वारा नवीन गतिविधि आधारित अध्यापक दिक्-दर्शिकाएं भी विकसित की जा रही है। पांचवा पॉइंट है तकनीक, जो कि लास्ट पॉइंट है ये गुणवत्ता युक्त शिक्षक के भौतिक संसाधन में। देखिए, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। देखिए, तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लचीला और बाल केंद्रित बनाता है और शिक्षण प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ता है। कंप्यूटर अधिगम प्राप्ति का एक जांचा परखा माध्यम है जो स्वयं केंद्रित अधिगम हेतु प्रेरित करता है। स्कूलों में कंप्यूटर आधारित अधिगम एवं कंप्यूटर को प्रभावी शिक्षण अधिगम माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षण में कंप्यूटर के प्रभावी उपयोग पर 40 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिससे इसमें पढ़ने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो सके।
तो देख लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा किस तरह से होता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसको एक और दो बार अच्छे से आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको जब यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको एक तरह से एक समझ में आ जाए कि इसमें लिखना किस तरह से है। देखिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है आप यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी को जो है रटने की ओर नहीं ध्यान देना है, ताकि उसको एक अलग भावना है, सीखना क्या है और सीख के नया चीज़ कैसे फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए एक दो बार वीडियो और देखें, ताकि ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे, जो कि रहेगा माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता की विवेचना करें। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।